नमस्कार प्यारे देशवासियों। भारत आज एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 नामक बीमारी। ये बीमारी चाइना से शुरू हुई थी दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रारंभ में हम कह सकते हैं, और वो चाइना में इसने अपना बहुत भयानक रूप दिखाया। उसके बाद में ये बीमारी यूरोप जैसे देशों में पहुंच गई। अमेरिका में तो आज भी बहुत ज़्यादा हालात खराब हैं और पूरी दुनिया में करीब करीब सभी देशों में इस बीमारी का आतंक फैला हुआ है। हजारों लाखों लोग मर गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। इस बीमारी में भारत में जो मैं समझता हूँ बहुत ही सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सही समय का कदम उठाया वह था 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा करना। हमारे देश में लॉकडाउन घोषणा करने की दो वजह बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैं एकेडमिशियन समझता हूँ। वजह यह थी कि भारत एक अभी विकासशील देश है और हमारी व्यवस्थाएं जो हैं उतनी सुदृढ़ अभी नहीं है। हम उसी दौर में हैं कि उस व्यवस्थाओं को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जैसे ये बीमारी थी, इसमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, पीपीई किट्स चूंकि ये संक्रमण से फैलती है तो बहुत जल्दी होने की संभावना रहती है, तो पीपीई किट्स और हमारे वेंटिलेटर हमारे उचित संख्या में हमारे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं थे और बेड की भी समस्या आ सकती थी। इन सब बातों को देखते हुए लॉकडाउन को लागू करने से ये हुआ कि हमें कम से कम 2 महीने का ऐसा समय मिल गया जिस बीच में हम अपनी हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। और इन्हीं बातों का आज ये नतीजा है कि भारत में जो इसके कोविड का टेस्ट करने में, जैसे ये टेस्ट में क्या होता है, एक आरएनए टेस्ट होता है। आरएनए का जो मुझे बताया हमारे कुछ साथी यहाँ पे प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी में, वो बोलते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डेलिकेट टेस्ट होता है। इसके लिए बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो भारत ने बहुत कम समय में रहते हुए अपनी टेस्ट करने की जो क्षमता को बढ़ा सका और आज हम 1 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन करने में कामयाब हैं। तो ये सब हमें ये 2 महीने का समय रहते मिल गया था, तो इसका भारत को बहुत लाभ हुआ। और इसी की वजह है कि आज भारत में हम देखें तो बाकी देशों की तुलना में जो मृत्यु दर है, देखिए बीमारी तो फैल रही है लेकिन बीमारी घातक रूप से अपना असर नहीं दिखा पा रही है। ये मैं समझता हूँ कि एक सरकार के उचित रणनीति का ही एक अच्छा परिणाम है, जिसकी वजह से आज भारत को और देशों के मुकाबले थोड़ा सा समय रहते एक हमें रास्ता नजर आया है। यहाँ एक दूसरा पहलू रह जाता है और जिस पर की चर्चा करना मेरी नज़र में बहुत आवश्यक है। और मैं वैसे भी आपसे बताऊं कि मैं इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, उसी में मेरा इंटरेस्ट रहता। उस नज़रिए से भी मुझे लगता है कि मुझे उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और वो टॉपिक है कि जान तो हमने बचा ली, लेकिन क्या हम जहान को बचाने में कामयाब रहे, जो प्रधानमंत्री जी का रहा है एक नारा। उस जहान में जब हम देखते हैं कि एक समस्याएं देश में आ रही हैं, काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, तो यहाँ एक बहुत ही अर्थशास्त्र की जो समझ रखने वाले व्यक्ति के नाते मैं आपसे कहूँ तो इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत एक गरीब देश, विकासशील देश तो है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से देखें तो भारत में आज भी अभी पर कैपिटा इनकम दूसरे दुनिया के देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अब ये तो हिस्टोरिकल है कि पीछे कम हुई है, तो अब इसको हमें आज इसी के साथ में काम चलाना पड़ेगा। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेचारे डेली बेस पे काम करते हैं। भारत में लगभग 45 से 48 करोड़ कामगार लोग हैं जो काम करते हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या में से करीब 45-46 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो काम करते हैं। उसमें से केवल हम 15% कहें वो तो हैं जिनको वेज मिल रही है या जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं। अदरवाइज जो बाकी हैं 80-85% लोग जो हैं टोटल उसका हमारे वर्कफोर्स का, वो लोग या तो अपना काम करते हैं, जैसे रेहड़ी वाला है या छोटे, चाहे दुकानदार बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, या फिर ऐसे लोग हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं। लॉकडाउन होने से मैं समझता हूँ कि उनकी परेशानी बढ़ना, उनको परेशान होना एक बहुत ही नेचुरल सी बात थी। ये ऐसा हुआ। अब इसमें हमें 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि सरकार ने एक बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पहले दिन से डिक्लेयर किया था कि भाई हम जितने भी गरीब लोग हैं, या गरीब नहीं, जो भी जिनको जरूरत है, लगता है ऐसा है, जो गरीब भी बहुत नहीं माने जाते थे उस पैमाने पे, उनको भी ये हुआ था कि हम सबको अनाज, राशन और सामान उपलब्ध कराएंगे, या तो फ्री में या बहुत ही सस्ती कीमत पे। और वो बहुत हद तक पहुंचने में कामयाब भी रहा है। और इसका नतीजा ये है कि आज भारत जैसे गरीब देश में जो इस जैसी बीमारी से लड़ने में जो लगता था कि जितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, मेरे ख्याल से उसको हमने काफ़ी हद तक मैनेज किया है। यहाँ एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो बात बीमारी से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड है,
और वो ये है कि व्यक्ति जो है सामाजिक व्यक्ति होता, और जब संकट आता तो उसका सबसे पहला इच्छा ये होती कि भाई अपने घर की तरफ जाऊं, अपने परिवार के साथ में रहूं। आज एक और नई समस्या जो देश में हमें दिखाई दे रही है और जो बड़ा दिल को दुखाने वाली है, वो घटना है कि जो गरीब मजदूर वर्ग है उसके लोग सड़कों पे जा रहे हैं। कोई कहते हैं भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले रखा है। उनके जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं वो दिल को बड़ा दुख पहुंचाते हैं, द्रवित करते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि सरकार ने उनके, जहाँ तक सरकार की बात है, नीति के थ्रू तो ये कर दिया कि भाई उनको बसें मिलेंगी, ट्रेन मिलेगी, उन्हें जाने के लिए पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, व्यवस्था की गई है। इसमें मैं ये चाहूंगा कि चाहे दूरदर्शन के माध्यम से या फिर बाकी टीवी चैनल हैं या अखबार हैं या जो प्रबुद्ध वर्ग है या जो भी समाज में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी सामने आए और जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं उनकी थोड़ी सी केयर करें कि भाई आप देखो उनको। कि अभी मुझे किसी ने बताया, हमारे मित्र ने, कि भाई कुछ 20-30 लोग जा रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोक के कुछ उनके पास में फ्रूट्स थे उनको दिए, बच्चों को कुछ पानी पिला दिया। तो इतना हमें मानवता का ध्यान रखना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, सारे काम सरकार से भी नहीं हुआ करते, समाज की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है हमें जागरूक नागरिक होने के नाते। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी चाहिए कि हम जाएं और उनकी थोड़ी सी, जो सड़क पे हैं बेचारे, दुर्भाग्यवश हैं या किसी भी वजह से हो सकते हैं, उनको हम थोड़ी सी सहूलियत पहुंचाएं। उन्हें हम ये भी सूचना दें कि भाई सरकार ने आपका इंतजाम कर दिया है, जो भी नजदीक के आपके डिस्ट्रिक्ट के जो अफसर हैं आप उनको संपर्क कर लो, या आप मजदूरों के बिहाफ पे कुछ लोग हो सकते हैं समाज सेवी संस्थाएं, वो जाके संपर्क कर लें और उनके लिए व्यवस्था करवा दें। तो ये मिलजुल के इस समस्या का हम आगे समाधान निकल सकता है। तो लॉकडाउन में एक और समस्या हो जाती है कि भाई अब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से कैसे शुरू होगी, क्योंकि एक बार तो इसमें डिसरप्शन आ गया, बाधा पड़ गई है। मैं ये मानता हूँ कि बैंक से पैसा दिलाने में जो सबसे खास बात है वो ये है सरकारी नीति में कि इस समय फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो एक एक्सट्रीम रिस्क एवर्जन है। मींस हम नहीं चाहते, कोई भी बैंक इस समय लोन देने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि उसको लगता है कि शायद कल को पैसा मेरा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे तो देश नहीं चल सकता। तो उस समय पे सरकार का सामने आना और ये कहना कि भाई हम, सरकार गारंटी लेती है, आप इनको पैसा दीजिए, और उस अगर जो पैसा वापस नहीं हो पाता तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की गारंटी रहेगी। इस वजह से पैसा एक फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होंगी, एक फ्लो शुरू होगा, तो हम देखेंगे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, दोबारा से उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसको वो खर्च करेंगे तो वो आगे डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निर्धारित किया है, डिक्लेयर किया है, मैं ये समझता हूँ कि उससे देश को, अर्थव्यवस्था को आगे गति देने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और इसके साथ में एक और अच्छी बात हुई है जो हमने नोट की है और कुछ लोग चाह रहे थे कि जैसे श्रम कानून है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर भी शासक काम चल रहा है। इसी ढंग से जब हम देखते हैं कि कुछ बिजनेस जो है वो चीन को छोड़ के दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, उनको लाने के दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, हरियाणा सरकार की भी मुझे जानकारी है, काफी सक्रियता से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैसा लाया जा सके। भारत सरकार भी सक्रियता से कोशिश कर रही है। तो इन सब कदमों से अगर, जो मैं समझता हूँ कि हम, जो हमारे सामने जो बहुत बड़ा संकट था, चुनौती थी, मैं समझता हूँ कि हम उसको अवसर में बदलने में कामयाब होंगे और देश और तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने हमारे एक और जो नारा दिया है, और मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट नारा है, वो नए रूप में नारे को लाए हैं, और वो ये है कि भाई आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करना या सेल्फ रिलायंट इंडिया को डेवलप करना। उसमें हमें, मुझे जो लगता है, दो पहलू हैं उसके। और आत्मनिर्भर भारत का मीनिंग जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि भारत के अंदर उद्योग लगे, बिजनेस शुरू हो, पूरी दुनिया का बिजनेस भारत में आए, भारत में काम हो, भारत में सामान बने, और वो पूरी दुनिया में भी जाए और भारत में भी जाए। उसके हमें दो फायदे होंगे, जो मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को इसकी गलतफहमी रहती है कि भाई विदेशी अगर जो कंपनी भारत में आएगी तो भारत को फायदा नहीं होगा। वो सोच ठीक नहीं है। जो देश की आय बढ़ती है या जो किसी कंट्री को बेनिफिट होता है, विदेश की कंपनी आने से दो बेनिफिट होते हैं, उसको हम वैल्यू एडिशन में जब यूज करते हैं। एक होता है उसका, उस कंपनी का प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मालिक का हिस्सा है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे विदेश में हो या इंडिया में हो, उस पर हम ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन एक और पहलू होता है वेज, जो एम्प्लॉयमेंट आता है, जो वेज का पेमेंट होता है, जो वर्कर को पेमेंट मिलता। तो किसी भी कंपनी के भारत में आने पे अगर जो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो मैं मोटे तौर पर समझता हूँ कि 60, 70, 80 रुपए का वेज भी बढ़ता।
इसका मतलब जो भारत के लोग हैं, कामगार हैं, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे वो शिक्षित लोग हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजमेंट का व्यक्ति हो, उन लोगों को उस जो टोटल फायदा होता है उस बिजनेस का 70-80% सैलरी के रूप में उनको मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हमें दुनिया की कंपनी को भारत में लाना है, तो ये भारत के हित में है, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। और इस जब बड़ी कंपनी आती है तो एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जिससे कि छोटी कंपनी को भी काम मिलता है, उसके साथ में और काफी लोगों को, जो जैसे मान लीजिए कभी मारुति लगा था, तो मारुति के बाद में कम से कम 10,000 कंपनी ऐसी आ गई जो मारुति को अपना सामान सप्लाई कर रही हैं। उसके साथ में देखेंगे वहाँ पे होटल खुलने लगे, रेस्टोरेंट खुलने लगे, स्कूल खुलने लगे, वहाँ पे शॉपिंग शुरू हो गई। ये सारी चीजें इस टाइप से आती हैं। तो बड़ी कंपनियां अगर जो आ रही हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को पूरी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाने में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और ये बहुत समय पे बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है। पूरी दुनिया में बड़ी हलचल है, बड़ी परेशानी है, अभी किसी को ये अनिश्चितता का दौर है। उस दौर में अगर जो हमने अपने कदम ठीक ढंग से उठाए, वो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में कदम उठा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बनने का एक और पहलू है, विदेशी कंपनियों को भारत में लाना एक पहलू था। दूसरा पहलू इसका ये है कि भारतीय कंपनियां भी अब अपनी ब्रांड बनाएं और विश्व स्तर पे फैलें। भारत में जो इस उद्योग हैं या जो बिजनेसेस हैं वो छोटे हैं, तो वो छोटे ही रहते हैं काफी। मैंने देखा है ऐसा कि भाई वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश नहीं करते। मैं इसमें ये मानता हूँ, अर्थशास्त्र की जिसको समझ थोड़ी सी जो पड़ता है, कि आप अगर जो अपनी सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं रह पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए छोटी कंपनी को भी चाहिए कि जैसे हम वो बड़ी हिम्मत रखें, वो अपने आप को छोटा ना माने। और इसमें सरकार भी उनकी मदद कर रही है और भी बहुत जगह से उनके लिए मदद संभव है। लेकिन वो कुछ अपनी एम्बिशन बनाएं, कुछ हौसला रखें, बड़ा होने की कोशिश करें, अपनी ब्रांड बनाएं, पूरी दुनिया में जाने की सोचें। और जब वो उस रास्ते पे चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा बहुत शीघ्र कि भारत की कंपनियां पूरी दुनिया में माल सप्लाई करेंगी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उनकी कॉस्ट बहुत कम होगी। और मैं इसमें मुझे ध्यान आ गई बात, हिस्ट्री में पिछले हम 2000 साल की जब हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें से 1750 साल तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 30 से 35% रही है। एक मैंने ऐसा दृष्टांत पढ़ा कि जब 17वीं सेंचुरी में यूरोप वाला ने भारत से व्यापार शुरू किया तो वो लोग यहाँ सामान बेच के, और मतलब भारत का सामान बेचते थे जाके यूरोप में, और उसके बदले में यूरोप से उन्हें गोल्ड देना पड़ता था, सोने में। भारत वाले सोने में अपना पेमेंट लेते थे। तो इंग्लैंड में उनसे कहा किसी ने कि भाई इंग्लैंड का सामान भारत में बेचो जाके आप। तो आपको ताज्जुब होगा ये बात जान के कि अभी 400 साल पहले, 300 साल पहले इंग्लैंड के व्यापारी जब भारत में सामान लेके आए इंग्लैंड का या यूरोप का बना हुआ, तो उन्होंने उस भारत वालों को उसकी क्वालिटी इतनी खराब लगी कि किसी ने वो सामान नहीं खरीदा। अब यहाँ समझने की बात ये है ये कि यूरोप को लगा कि भाई हमें भारत के जैसा अच्छा सामान बनता है, हमें अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना है और कॉस्ट को भी ठीक करना है। इसी ढंग से जब जैसे यूरोप ने 300 साल पहले एक चैलेंज लिया और अपनी कॉस्ट इंप्रूव करनी शुरू की, क्वालिटी इंप्रूव करनी शुरू की, कॉस्ट को कम किया था और पूरी दुनिया में माल। आज भारत के सामने वही चैलेंज है कि अब हमें ये हीन भावना से ऊपर उठना है कि हमारा सामान जो है वो क्वालिटी बढ़िया नहीं है। भारत के सामान की क्वालिटी दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमें केवल अपने स्केल को बढ़ाना है और पूरी दुनिया में बिजनेस पे हमें एक्सपोर्ट करके और कई और माध्यमों से पूरी दुनिया में के बाजारों में पहुंचाना है। आज हम जो सामान बनाए हैं भारत के उद्योग, वो केवल भारत के लिए ना बना के पूरी दुनिया के लिए बनाए। क्योंकि अगर जो हमारे बिजनेस में स्केल नहीं होगा, चाइना ने कैसे इतनी कामयाबी हासिल की कि चाइना जब बिजनेस शुरू करता तो बहुत स्केल बहुत बड़ा रखता, तो वो पूरी दुनिया के लिए माल सप्लाई कर सकता है। जब बड़ा स्केल होता तो कॉस्ट कम होती, क्वालिटी मशीन की वजह से अच्छी होती। तो भारत को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ये कोविड-19 जो था, एक इसने बहुत भारत को झंझोरा, जो भारत जैसा एक महान देश सो रहा था उसको जगाया है। और इसका हमें करना ये चाहिए कि अब हम अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करें और पूरी दुनिया में अपने आगे बढ़ने के रास्ते निर्धारित करें। जो प्रधानमंत्री जी का सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, मैं समझता हूँ ये तभी साकार होगा जब भारत के सभी बिजनेस पर्सन्स, सभी यहाँ के जो स्किल्ड वर्कर्स और सभी जो बाकी लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग मिलके भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की सोचें। यहाँ के सामान की पूरी दुनिया में गुणवत्ता की मान्यता हो, उसकी कॉस्ट दुनिया में औरों से कम हो और पूरी दुनिया में एक अपनी पहचान